क्लास 12 के लिए। हम अपनी लास्ट वीडियो में वेपर प्रेशर को जाना, साथ ही साथ हमने वेपर प्रेशर के फैक्टर इफेक्टिंग है उनके बारे में भी स्टडी की और ये जाना कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड हैं करते हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्टेड करते हैं। बीपी क्या होता है और इसको भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना। हिल्स एरिया में जाने पर बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हमने जाना। वेपर प्रेशर को बेस मानकर नेचर के आधार पर हमने जो मटेरियल हैं, सबस्टांस हैं, उनको हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। पहला पार्ट वो जो वोलाटाइल होते हैं, जो वोलाटाइल नेचर के रखते हैं, जिसकी वेपर आसानी से बन जाती हैं, यानी कि वोलाटाइल नेचर के। और दूसरा वो जो नॉन वोलाटाइल आप जानते हैं वोलाटाइल में क्या होता है, तो इसकी क्या होगी, ये आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब इसकी वेपर जो होंगी वो आसानी से बन जाएंगी। और ये जो नॉन वोलाटाइल है, जैसे मान लो कोई हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड को हमने किसी लिक्विड में हमने उसको डाला है, तो जितने भी हमारे पास जनरली सॉलिड होते हैं और उनको हम किसी लिक्विड में ऐड करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो क्या होगा, सॉलिड तो इवेपोरेट होता नहीं है। तो क्या होगा, ये हम मानते हैं कि ये नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। जैसे हम अक्सर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारे पास कुछ कॉमन सॉलिड हैं जो बार बार हमारे पास आएंगे, जैसे यूरिया आप जानते हैं, यूरिया बार बार हमारे पास आएगा, और ग्लूकोज आएगा, सुक्रोज, तो ये हमारे पास नॉन वोलाटाइल है, मतलब इसकी वेपर आसानी से बनती नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में ये सब पढ़ लिया था कि जो वोलाटाइल कौन कौन से होते हैं और नॉन वोलाटाइल कौन कौन से होते हैं। आज के हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि राउट लॉ क्या है, और राउट लॉ को हम कैसे स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउट लॉ। क्या है हमारे पास, राउट लॉ। तो डिस्कस करते हैं हम राउट लॉ और कहाँ कैसे कैसे होता है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो राउट लॉ है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ये हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो P को हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक प्योर लिक्विड का हमारे पास वेपर प्रेशर होगा, जिसे हमने PA नोट कर लेना। ये हम इतना राउट लॉ के बारे में अक्सर जानते हैं। तो क्या बेसिकली हम बताएं आपको, एक मेरे पास एक कंटेनर है, कोई बीकर मैंने लिया है और इस बीकर के अंदर मैंने कोई एक सॉल्वेंट भर लिया है, सॉल्वेंट हो सकता है सॉल्यूशन भी हो, और उसको मैंने A मान लिया है। क्या मान लिया मैंने, A मान लिया है। तो जो इसका वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो A है, A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो PA मान ले रहा हूँ मैं। क्या मान ले रहा हूँ, PA। और जो इसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन जो इसका है, मोल फ्रैक्शन, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ जाई। कुछ लोग इसको जाई भी बोलते हैं, जीटा भी बोलते हैं। और इससे हमने A कंपोनेंट के लिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमारे पास यहाँ हुआ। तो डेफिनेशन अक्सर ये आती है कि जनरली रूप में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन आती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the vapor pressure at constant temperature, the vapor pressure of volatile component
अब इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction, ये डेफिनेशन आ जाती है जी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जाई ए, यहाँ पे जाई ए बोल रहे हैं। इन दैट सॉल्यूशन, ये आपके पास में राउट लॉ की आपके पास में यहाँ पर जो डेफिनेशन आ गई। अब राउट लॉ कहाँ पर लगता है, हमने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन जाई ए इन दैट सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमने भाई ये वेपर प्रेशर है आपके पास P और ये हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है। अब कंपोनेंट A के लिए लगा रहे हो तो PA नोट x हमारे पास हो गया, जहां पर PA नोट हमने प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हमने माना जिस कंपोनेंट के लिए मान रहे हैं। अब हमारे पास आती है बात, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो राउट लॉ है अपना ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, यानी कि एप्लीकेबल कहाँ है राउट लॉ। तो मैं आपको बताऊं राउट लॉ के दो एप्लीकेबल एरिया हैं। पहला हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पर राउट लॉ लग सकता है। सेकंड हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास राउट लॉ लगेगा। यहाँ दो ये एरिया हैं, यहाँ पर राउट लॉ हम लगाएंगे किसी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में और लिक्विड सॉल्यूशन में। तो केस 1 लेते हैं हम यहाँ पर, इस केस 1 को पहले स्टडी करते हैं, फिर केस 2 की स्टडी करेंगे और हम डेफिनेशन के रूप में ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट केस में लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ केस फर्स्ट जो हमारे पास आता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये मेरे पास पहला यहाँ पर फर्स्ट केस आपके पास आ गया। यहाँ पर ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, राउट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास में ये आपने कंटेनर लिया, इसमें कोई सॉल्वेंट लिया आपने और वो वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या है वो, वोलेटाइल है भाई यहाँ पर, और इसमें आपने कोई यहाँ पर ऐड किया कोई सोल्यूट, और वो सोल्यूट भी सॉलिड फॉर्मेट में, किसमें, सॉलिड फॉर्म में आपने कोई सॉलिड आपने डाला। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड है भाई ये तो आपके पास नॉन वोलेटाइल होगा। अभी हमने 2 सेकंड पहले ही बताया ये है नॉन वोलेटाइल। तो सिंपल सी बात, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए केस फर्स्ट में हम यहाँ कह रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि राउट लॉ फॉर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डेफिनेशन वहीं से आ जाती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर को हम यहाँ मान रहे हैं PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, S सॉल्यूशन के लिए लगाया। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन S containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of volatile component is that so PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास जाई ए के। किसके हो गया आपके पास, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास में यहाँ पर जाई ए के, किसके, जाई ए के। तो यहाँ पर PS जो है, यहाँ पर जो हम PS को कंसिडर कर रहे हैं वो कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ, PS को हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं, PS हमने यहाँ पर बोला है। और हम ये जो हमारे पास ये आया है
तो हम यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इजिकल टू पी ए नोट जाई ए मोल फ्रैक्शन जिसे हम बोल रहे हैं कंपोनेंट ए के लिए। तो यहाँ पर पी ए नोट आपके पास क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट के लिए पी ए नोट आप बोल रहे हैं। और आप जानते हैं जाई ए तो आप पहले से जानते हैं भाई क्या होता है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या है ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये आपके पास हुआ पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप इसको नोट डाउन कर लो, पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी ए नोट जाई ए। अब हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट केस है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमारे पास है, मतलब सोल्यूट हमारे पास है नॉन वोलेटाइल, जहां अब तक दो बातें यहां पर निकल के आई हैं कि जो पी एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास हुआ जाई ए के, और पी एस इजिकल टू पी ए नोट जाई ए, ये आपके पास में यहाँ पर आया है निकल करके। अब यहाँ पर जानते हैं आप पहले से क्या कि अगर सोल्यूट है, सोल्यूट की वेपर तो बन नहीं रही, ये जो सॉलिड सोल्यूट डाला आपने वो ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर मौजूद है। अब इसकी जो वेपर जब बनेंगी तो किसकी बनेंगी, केवल सोलवेंट की बनेगी। पर हम जानते हैं कि जाई ए प्लस जाई बी है यहाँ पर होता 1। अगर यहाँ पर जाई ए आप कैलकुलेट करने लगे तो 1 माइनस जाई बी आपको यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। तो पी एस इजिकल टू पी ए नोट 1 माइनस जाई बी, इसको आप रख सकते हो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे करिए तो पी एस इजिकल टू पी ए नोट की मल्टीप्लाई इससे की माइनस पी ए नोट जाई बी, ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप ये जाई बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जरा इसको ध्यान से देखिए, पी ए नोट जाई बी इक्वल टू पी एस माइनस पी ए नोट, ये आपके पास बन गया यहाँ पर। अब जाई भी आप निकालना चाहते हैं तो पी एस पी ए नोट और यहाँ पर पी ए नोट, ये आपके पास एक फार्मूला बन जाया करता है। इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब हम इसको और भी अगर यहाँ पर सोल्व करना चाहें तो जाई भी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट, आपके पास में ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट जाई बी, और जाई बी क्या होता है आपके पास, जाई बी आपके पास हुआ करता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इस जाई बी की जगह आप यहाँ पर एन बी एन ए प्लस एन बी भी लिख सकते हैं। अब क्या आपके पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नोट जाई भी हुआ, डेल्टा पी और अपॉन पी ए नोट आपके पास क्या हुआ यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, क्या हुआ आपके पास में रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट आपके पास हुआ रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, ये आपके पास में डेल्टा पी और पी अपॉन पी ए नोट हमारे पास। जाई भी आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, जाई भी आपके पास क्या है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है आपके पास। और आपके पास यहाँ पर एम भी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट। और आपके पास एन ए क्या है, मोल्स ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके पास Na हुआ करता है यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि किस तरीके से डेल्टा P अपॉन PA नोट को हम यहाँ पर, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है। और जहाँ पर कंपोनेंट B को, जैसे मान लो एक लेस क्वांटिटी में होता है, तो हम यहाँ पर इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। चलो अगर यहीं जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो हम इसको और भी आगे बढ़ाते रहेंगे। पर वॉल्यूम, अब ये बात ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कंपोनेंट B है हमारे पास, सोल्यूट जो है हमारे पास, उसकी वेपर नहीं बन रही है और वो नॉन वोलेटाइल है। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक बात और समझाते हैं इस केस 1 के लिए। यहाँ पर इस बात को भी समझने की जरूरत है। इसको पहले आप नोट डाउन कर लो और नोट डाउन करने के बाद मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम इसमें ही और ग्राफ को देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे इसको शो किया जाता है। यहाँ पर इस बात को समझते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है और इस एक्सिस पर हमने मानना है यहाँ पर P को, यहाँ प्रेशर P को, P टोटल भी इसे बोल सकते हैं। और ये एक और एक्सिस हमारे पास है, इसे हम PA नोट मानेंगे यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A है। तो हम जैसे जैसे हमारे पास मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो आप जानते हैं कि जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाई A के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी, या मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर भी हमें इस तरीके से यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है। तो हम इसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रेशर को हम नोट डाउन कर लेंगे। ये हमें प्रेशर यहाँ ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके पास जाई A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बाद में, और हमारे पास जो डेफिनेशन आती है कि ग्राफ हमने खींचा है मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में, और जो हमें ये डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन दैट इन सॉल्यूशन। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारे पास में मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेपर प्रेशर के। अब हम राउट लॉ को सेकंड केस में जानने की कोशिश करते हैं कि केस सेकंड जहां पर अब हम क्या करते हैं, केस सेकंड के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? केस सेकंड के बारे में। और राउट लॉ सेकंड केस में जो हमारे पास सोल्यूट होगा वो सोल्यूट भी हमारे पास वोलेटाइल होगा। अब हमारे पास कोई सॉलिड नहीं है, हमारे पास क्या, बोथ आर लिक्विड। यानी कि सोल्यूट जो हमारे पास है, ये सोल्यूट, ये B जो हमारे पास है ये भी लिक्विड है, और जो वेपर है अपनी वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बन रही है। यानी कि राउट लॉ इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन इन केस सेकंड में, यहाँ पर केस 2 इन लिक्विड 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 सॉल्यूशन, ये हमारे पास यहाँ पर बन गया केस 2। ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी कि इफ दोनों वोलेटाइल हैं, इफ दोनों वोलेटाइल हैं तो यहाँ पर P टोटल जो होगा, मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई, मैंने सॉल्वेंट लिया, A कंपोनेंट वो लिक्विड है, उसमें B कंपोनेंट। अब जो नया सॉल्यूशन बना है हमारे पास, अब वो नया सॉल्यूशन जो बना है उसका वेपर प्रेशर, जो अपने पास जो सॉल्यूशन बना है ये सॉल्यूशन, इसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राउट लॉ को देखते हैं। ये एप्लीकेबल होता है इस रूल में। तो P जो टोटल है अपने पास वो हमारे पास होगा PA प्लस PB के। किसके? PA प्लस PB के। ये डाल्टन लॉ है, हम पहले से जानते हैं। और PA यानी कि कंपोनेंट A के लिए आप पहले से ही PA आप जानते हैं, वो PA नोट जाई A होगा, और B कंपोनेंट के लिए जो PB होगा वो होगा PB नोट जाई B। ये आपके पास में कंपोनेंट B के लिए होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर P टोटल हमें निकालना। P टोटल वो हमारे पास होगा PA प्लस PB के, PA प्लस PB के, और PA की वैल्यू
यहाँ से हम रख सकते हैं पी ए नोट जाई ए प्लस पी बी नोट जाई बी। ये यहाँ पर आप पी बी की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। पी ए नोट जाई ए प्लस पी बी नोट जाई बी आपके पास में होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही डेफिनेशन को हम फिर बोलेंगे जो हमने इनिशियल रूप में लिखवाई थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल, ये चेंज आ जाएगा, टू volatile liquid, the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction xi A in that solution। तो P A directly proportional xi A, तो P A equal to P A node xi A and P B equal to P B node xi B, P total P A node xi A plus P B node xi B। यहाँ पर हम आ रहे हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वही वाली बात है कि इन दोनों मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को सेम करने पर हम पहले से जानते हैं यहाँ पर कि xi A xi B इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर इसको xi A को आप xi B के टर्म में यहाँ पर अगर लिख लेते हैं तो xi A इक्वल टू यहाँ पर होता है xi A इक्वल टू आपके पास xi 1 माइनस xi B, 1 माइनस xi B। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं कि P A नोट 1 माइनस xi B प्लस P B नोट xi B। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये बात इस तरीके से कुछ, यहाँ पर xi B। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर P टोटल इक्वल टू P A नोट माइनस P A नोट xi B प्लस पी बी नॉट xi B ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी है। अब यहाँ पर कॉमन चीज को बाहर निकाल लेते हैं इसमें, और यहाँ P टोटल इक्वल टू P A नोट और P A नोट xi B प्लस P B और नोट, और यहाँ पर P B नोट xi B। इसमें से कॉमन चीज को हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि P टोटल इक्वल टू आपके पास यहाँ आ रहा है पी बी नोट साइन इन्वर्जन करके माइनस पी ए नोट, एक ब्रैकेट में यहाँ पे कर लेते हैं, xi B को यहाँ बाहर निकाल देते हैं, और प्लस में आपके पास आया पी ए नोट, कितना आया P A नोट। यहाँ पर ये बात हमारे पास आती है, यही फाइनल फॉर्मूला है। आप यहाँ पर इससे इसी को आगे हम यहाँ न्यूमेरिकल्स के सिचुएशन के बिहाफ पर हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ ये बतलाना चाहते हैं यहाँ पर कि जो राउट लो था हमारा केस 2 हमारे पास था, जिसमें हमने पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। और इसी फॉर्मूले को हम आगे एज पर सिचुएशन के हिसाब से, अगर हमें xi भी निकालना है तो उसके हिसाब से हम आगे करते रहेंगे। इसके जब हम न्यूमेरिकल समझाएंगे तो वहाँ पर भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। बोथ आर लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, इसी को अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है और उससे निकलने वाले कंक्लूजन को हमें अच्छी तरीके से समझना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट लो फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक बात ध्यान से समझ लो पहले कि xi A प्लस xi B इक्वल टू 1। अब सिंपल सी बात यहाँ से आती है कि xi A की वैल्यू और xi B की वैल्यू दोनों का सम 1 हो सकता है, और xi B और xi A क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसके कोई यूनिट में भी तो होते नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींचते हैं। ऐसे ग्राफ बुक में आपको अक्सर मिलेगा, आपने देखा होगा, ये ग्राफ है हमारे पास, और हम इस ग्राफ में ऐसे कुछ यहाँ पर, ये हमारे पास P A नोट कंपोनेंट 1 के लिए, यानी कि सोलवेंट के लिए जो प्रेशर है वो इधर बढ़ना है हमें, और इस पर हमें मिलेगा आपके पास पी बी नोट इस वाले उस पर, और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन के लिए ऐसे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला xi A और xi B दोनों का जो सम होता है हमारे पास वो 1 हो सकता है। अब xi A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इस पे 1 मान लूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपल सी बात है भाई,
बी की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा आपके पास में यहाँ पर 1 है। और इस कंपोनेंट में जब जाई ए यहाँ पर 1 है तो सिंपल सी बात है, जाई ए यहाँ पर 0 होगा और जाई बी यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 यहाँ पर आएगा आपका 1। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ए कंपोनेंट के लिए आपके पास ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर जहाँ पे जाई ए से यहाँ पर वैल्यू जो है 0 है, तो यानी कि इस वैल्यू से जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मोल फ्रैक्शन के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। ये जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर इस वैल्यू के लिए यहाँ इस पॉइंट पर जाई ए 0 है और जाई ए मैक्सिमम है, और जिस पर जाई ए मैक्सिमम है वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर नोट कर लिया गया है पी ए नोट, क्या पी ए नोट फॉर प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, क्या प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। अब जहाँ पर हम यहाँ से देखते हैं, जहाँ पर जाई बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है यानी कि यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ ये जैसे हम इस तरफ आगे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे 0 से वैल्यू जाई बी की बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इस पॉइंट पर यहाँ पर इसका प्रेशर नोट कर लिया गया है, ये आपके पास पी बी नोट है। अगर यानी कि ये बात कहें कि पी ए ये है और इसको पी ए नोट जाई ए मान रहे हैं, तो इस वाले कंपोनेंट के लिए पी बी इक्वल टू पी बी नोट जाई बी आपके पास है। इन दोनों को यहाँ पर ऐसे मिला दें, मर्ज कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास ये पी टोटल आ जाएगा, यानी कि पी ए प्लस पी बी, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ये ग्राफ अक्सर हमें कई बार हम देखते हैं, इस ग्राफ को हमें अच्छे से समझना है, पर इससे ज़्यादा हमें ये ज़रूरी समझना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इस ग्राफ से हमें पता क्या चलता है, 5 चीज़ें पता चलती है इस ग्राफ से हमें, और उन 5 चीज़ों पर हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात हमें यहाँ पर ये पता चलता है इसका रिजल्ट क्या निकला, इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन बोल सकते हैं आप, पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, मिनिमम टोटल वेपर प्रेशर, जो मिनिमम टोटल वेपर प्रेशर जो टीवीपी में बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो हमारे पास निकल के आया पी ए। क्या है हमारे पास पी ए, देखिए ग्राफ के अंदर देखिए पी ए जो हमारे पास है वो हमारे पास ये मिनिमम टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर है हमारे पास, और मैक्सिमम, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ, वो निकल के आया हमारे पास पी बी, ये हमारे पास पी बी हमारे पास निकल के आया। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। तीसरी बात हमारे पास निकल के आई है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि मोल फ्रैक्शन के, यानी कि डिपेंड अपॉन, यानी कि डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इसका क्या कंक्लूजन निकल के आया कि यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखने की बात है कि पी टोटल वो आपके पास है, क्या है आपके पास में 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन आपके पास आया, और मोल फ्रैक्शन किसका, जाई ए। अगर आपके पास ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं आपकी पी टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाई के आपके पास में जाई बी के ये होता है आपके पास में। बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल, फोर्थ पॉइंट हमारे पास पता चला है कि बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल, दोनों लिक्विड वोलाटाइल है हमारे पास, और वोलाटाइल लिक्विड होने की वजह से क्या होगा, द बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल, द वेपर प्रेशर या वेपर फेज अबाउट द सॉल्यूशन कंटेन मोलिक्यूल्स ऑफ बोथ द लिक्विड, यानी कि मोर वोलाटाइल लिक्विड होने का मतलब है मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गो टू फॉर्म ए वेपर। अगर हमारे पास वोलाटाइल कंपोनेंट है दोनों,
जिसकी वजह से क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके पास में वेपर में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस सिंपल सी बात, मोर मॉलिक्यूल्स मोर वेपर फेज, यानी कि सिंपल सी बात है आपके पास मोर मॉलिक्यूल और रिजल्टेंट क्या हुआ आपके पास, मोर वेपर फेज बनेगी। क्या बनेगी, मोर वेपर फेज बनेगी। दोनों के लिक्विड होने की वजह से, दोनों के वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा, मोर मॉलिक्यूल्स होंगे और जिसकी वजह से वेपर फेज भी मोर होंगी आपके पास। लिक्विड सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। पांचवा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट निकल के आया है कि अगर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो राउट लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अगला हमारा टॉपिक ये आइडियल सॉल्यूशन ही होने वाला है। क्यों, इसके कंक्लूजन को हमने पकड़ लिया और जो इसका कंक्लूजन हमारे पास निकल करके आया है वही हमारे पास अगला टॉपिक है। अगला हमारे, अब नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। बेंजीन प्लस टोलुइन, क्या, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास में। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है एनहेक्सेन एंड हेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ये हो सकता है। और थर्ड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारे पास आपने देखा कि अब हमने अपनी जो ये वीडियो में अब तक जो है ये टॉपिक को समझाने की जो कोशिश की है, ये तो हमारे पास वोलेटाइल के लिए रहा। अब आगे हम बात करते हैं अपना, कई बार ऐसा होता है कुछ न्यूमेरिकल्स में ये लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन ना पूछ करके वेपर फेज का कंपोजिशन पूछ लेता है। तो उस केस में हमारे पास किस फॉर्मूले को हम यहाँ फॉलो करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन। अब बात कर रहे हैं हम कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का कंपोजिशन देखना है हमें ऑफ सॉल्यूशन। ये भी न्यूमेरिकल्स हमें अक्सर आता है, तो हम फाइनल फॉर्मूला ही यहाँ पे रख देते हैं कि इसको हम YA से करते हैं। अगर वेपर फेज की बात करें तो YA इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा PA अपॉन PA प्लस PB यहाँ पर, और PA PB हमने अभी निकाला है। हम यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि YA इक्वल टू PA अपॉन P टोटल, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके पास में। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन ए वेपर फेज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर YB इक्वल टू PB अपॉन P टोटल, यहाँ पर ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं P टोटल। और आप जानते हैं पहले से कि जो आपके पास PA जो होता है, हम PA आपके पास, और PA आपके पास होगा यहाँ से YA इंटू P टोटल के हिसाब से, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में। और उसी तरीके से PB YB P टोटल, ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाना है, जिसका यूज करना है वही फॉर्मूला। XI जैसे हम यूज करते थे, XI यहाँ पर, और XI B इक्वल टू 1, तो YA प्लस YB इक्वल टू 1 हमारे पास होगा। अगर हमें YB निकालना पड़ जाए यहाँ पर तो 1 माइनस YA कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ ये वेपर फेज के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। आई होप ये राउट लॉ आपको समझ आया होगा, और ये मेरी राउट लॉ पर वीडियो है, इसको आप अच्छे से इसको करिए। अगर समझ में नहीं आए तो इसको आप बैक कर करके इसको आराम से समझिए। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स और आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।